के हमने कौन कौन से टाइप, एल्जेब्रिक फंक्शन लिए, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक लिए, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिए। उसके बाद कौन होता है सर लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक फंक्शन, अब हम लॉगरिथमिक फंक्शन को समझते हैं। हम लोग लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी हम फंक्शन की डेरिवेटिव निकालेंगे जो लॉगरिथमिक कैटेगरी का है उसके डेरिवेटिव। तो कैसे, तो पहले लॉग फंक्शन कैसे दिखता है। एक्स पे आपको बताया गया था कि फंक्शनिंग होती है, तो फंक्शनिंग इस टाइम होंगी लॉग 1, इसको बोलेंगे लॉग फंक्शनिंग। ये हो गया लॉग फंक्शनिंग, ये इतना, ये लॉग फंक्शन की पहचान है, ठीक है ना। अब लेंगे हम इसकी डेरिवेटिव, ये निकालने गए हम लोग डेरिवेटिव, तो इसको लिखेंगे डी बाय डी एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। इसमें आवाज आ रही है? हाँ सर। डेरिवेटिव जब लॉग को टकराती है इसमें, तो आंसर आता है 1 में वो लिखो जो लॉग के साथ, बोलो लॉग के साथ क्या है, एक्स, तो एक्स अपॉन में चले जाएगा, तो आंसर बनेगा 1/x। तो लॉग की डेरिवेटिव रहेंगी 1 में वो लिखो जो लॉग के साथ एक्स, यानी सिंपल वर्ड में याद रखो लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x, ऐसा याद रखो। तो बोलो अस्मी लॉग एक्स की डेरिवेटिव 1/x। ओके डन। किसी ने पूछा लॉग एक्स की डेरिवेटिव बता, तो बोलना 1/x, दैट्स ऑल। यहाँ पे हमने लॉगरिथमिक फंक्शन की डेरिवेटिव खत्म। एंड अब हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे कौन है वो देखते हैं। आगे है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी डेरिवेटिव। तो इसकी डेरिवेटिव हम लोग एक काम करते हैं, रुक के पढ़ते हैं, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। लॉगरिथमिक हाँ, ये रहा फंक्शन। फंक्शंस में जो फंक्शन इस कैटेगरी का रहता है, यहाँ नीचे लिखा रहता है कांस्टेंट और ऊपर चढ़ गया रहता है वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल के लिए कांस्टेंट का काम तो नंबर करते हैं और वेरिएबल के लिए ज्यादातर एक्स काम करते हैं। तो जब जब कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल चढ़ जाते हैं तो ऐसे पैकेज को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का मतलब कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर वेरिएबल चढ़ा हुआ है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या करना है हमें इसकी, नेक्स्ट टाइम में आगे स्टेप में चल रहे हैं, डेरिवेटिव निकालना। डेरिवेटिव बहुत ज्यादा आसान है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। उसके पहले मैं आपके सामने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को और बनाता हूँ। नीचे कांस्टेंट, कांस्टेंट का काम नंबर कर रहे हैं, तो नंबर 7 भी तो लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है। और वेरिएबल का काम के लिए हमें एक्स लगेगा, तो ये एक्स ले लिए, तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन 7 का पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना। और कैसा हो सकता है, जैसे कि कभी कभी कोई क्या लिखता है, नीचे ए लिखते हैं अल्फाबेट, तो वो भी कांस्टेंट को ही बिलोंग करता है, और ऊपर एक्स वो वेरिएबल। तो यहाँ स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर एक्स वेरिएबल है तो ए वेरिएबल क्यों नहीं हुआ, ये भी तो अल्फाबेट है। एक्चुअली आपके एजुकेशन में डिक्लेयर किए मैथमेटिशियन लोगों ने कि बिना बताए भी एक्स को याद रखना क्यों वेरिएबल ही है, क्योंकि एक्स वाई और जेड ये 3 अल्फाबेट वेरिएबल के लिए ही यूज करते हैं। जबकि पूरे अल्फाबेट कितने होते हैं 26, तो उसमें 3 अल्फाबेट एक्स वाई जेड ये वेरिएबल ही है। लेकिन ये 3 अल्फाबेट को छोड़ के बचे 23 अल्फाबेट कांस्टेंट है। तब तक जब तक टीचर ये ना बताए कि इस समय हमें इसे वेरिएबल लेना है, तब तक वो कांस्टेंट ही रहेंगे। जब तक टीचर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं बताएगा, तो ए के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा मतलब कांस्टेंट। एक्स बिना बताए हमेशा वेरिएबल कैटेगरी को ही बिलोंग करेगा। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि एक्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, परमानेंट वेरिएबल। लेकिन ए कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है।
तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन क्या, जब तक टीचर ये ना बताए कि कौन है तो ये कांस्टेंट, और अगर ये वेरिएबल रहा तो टीचर बोल के बताएगा इस समय से वेरिएबल लेना है, और जब तक नहीं बताया तब तक के लिए वो कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट की कैटेगरी है, ई कांस्टेंट की कैटेगरी बिलोंग कर रहा है, एक्स वेरिएबल जो इसके ऊपर चढ़ा, ई या सी कांस्टेंट है उसके ऊपर ये वेरिएबल की कैटेगरी चढ़ा, ई कांस्टेंट है उसके ऊपर ये वेरिएबल चढ़ा। समझ गया बेटा? इसमें जब ये हमने सीखे तो इसमें और लिख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए n का पावर x है, उसकी जगह कोई बोले सर m का पावर x, वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि कई लोग सोचते सर आपने m सिखाए हैं, m थोड़ी ना लिए थे, कोई भी लो ना, नीचे कांस्टेंट कैटेगरी होना चाहिए। e लिया था मैंने, e, तो जो e लिया था वो भी कांस्टेंट है, e सारे अल्फाबेट। इसमें ई अल्फाबेट की तो फिजिक्स सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो ई तो एक, ई की जगह देखो मैंने क्या लिया, पाई, पाई का पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल है। बोले सर कैसे? याद करो पाई कौन है, पाई 3.14, और 3.14 कौन है? एक नंबर, और नंबर क्या होता है? अपने आप में एक कांस्टेंट, यानी एक नंबर है तो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? कांस्टेंट कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। और ऊपर जो एक्स है वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? वेरिएबल। तो इस तरीके से क्या है, कांस्टेंट के ऊपर चढ़ा है वेरिएबल, और जब जब कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल रहेगा जब तक, तब तक उस कैटेगरी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैटेगरी। इसमें ई के लिए भी एक बात बता देता हूँ कि ई भी एक फिक्स नंबर है एजुकेशन फील्ड में, 1.78 ये इसका नंबर रहता है ई का, और एक्स ये, तो बोले सर आपने ये कौन सा नंबर लिख दिया? ये इसका एक फिक्स नंबर है, जैसे कि पाई, गौर करो आप 3.14 जानते हैं ना, वैसे एजुकेशन फील्ड में ई का भी एक नंबर है जो ये, हो सकता है मेरा नंबर लिखने में 7 के बाद 18 है या 68 है, उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, या 86 है, 786 ऐसा कुछ इधर उधर नंबर हो सकता है, 768 है शायद, 768, तो ये 2-3 नंबर इधर उधर है, लेकिन 1.7 पक्का है, यानी एक परमानेंट नंबर ही है ये। जैसे पाई एक परमानेंट नंबर है, वैसे ई भी एक परमानेंट नंबर है, और नंबर के ऊपर जब जब कौन चढ़ जाएगा? वेरिएबल। जैसे कि यहाँ मैंने एक नंबर लिखा 8 और उसके ऊपर एक चढ़ा दिया तो ये नंबर है, और अगर ये नंबर है तो ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? कांस्टेंट की कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। और जब जब कांस्टेंट के ऊपर कौन चढ़ेगा? वेरिएबल। तो इस कैटेगरी का ही नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी इतने देर में आपको एक सिंगल सी चीज सिखाई जा रही है, पूरा कुछ भी मत ध्यान रखे, तो जब आपको कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल दिखेगा, दैट पैकेज इज कॉल्ड एज exponential function. तो exponential function is a function in which constant raised to power variable. constant के ऊपर वेरिएबल है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर वो चाहे नीचे कांस्टेंट n रहे, 7 रहे, a रहे, b रहे, c रहे, e रहे, ऊपर वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल ज्यादातर x रहते हैं। समझा क्या अस्मी बेटा? हाँ सर। अब लेंगे हम इसकी डेरिवेटिव, इसलिए टॉपिक का नाम रहेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लुक चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लुक ऐसा होता है, नीचे कांस्टेंट होता है यानी n हो गया, ऊपर वेरिएबल होता है, ये हो गया, और हमें इसकी डेरिवेटिव निकालनी है। तो इसकी डेरिवेटिव एक इजी डेरिवेटिव, देखो कैसे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होती है। अरे यानी जो क्वेश्चन है वो ही आंसर है, अगर जो क्वेश्चन है वही आंसर है तो इजी हुआ ना, डिफिकल्ट कैसे हुआ? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, याद रहेंगे इसमें। हाँ सर। इनटू में एक्स्ट्रा लिखना है लॉग वो नंबर जो यहाँ नीचे रहता है, यानी कि अगर हम बात करें
dx, किसी ने बोला 7 की पावर x की डेरिवेटिव, तो देखो 7 का पावर x, यानी जो क्वेश्चन वो आंसर ये हमको याद कैसे आएगा? आप ये सोचो कि ये फंक्शन कौन सा है, नीचे कांस्टेंट है बोले हाँ 7, ऊपर वेरिएबल है हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं तो ये पढ़ भी नहीं रहा, इसलिए इम्पैक्ट पढ़ो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर पहचान पाओ तो उसके डेरिवेटिव वही लिख दो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही आंसर है बस। इसका में इनटू में लिखना पड़ेगा लॉग के साथ वो नंबर जो ये, यानी कि 7। दूसरा आंसर बन असमी 5 के पावर x की डेरिवेटिव, Sir, log 7 into 7. पावर x इनटू log 5। अब दोबारा पूछ रहा हूँ 4 का पावर x, Sir, 4 का power x into log x. 4. ये अच्छे से हाँ sir. और बताना है। अब बताना है रिया को log 8 का पावर x, सॉरी डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ 8 का पावर x 8x log 8. ना डेरिवेटिव जानवी आपको बताना है 15 के पावर x की डेरिवेटिव 15x log 15. करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब एक आखिरी डेरिवेटिव, अगर e का पावर x जानवी तो e के पावर x की डेरिवेटिव e का पावर x log a. बिल्कुल करेक्ट है। और एक आखिरी नॉलेज जानवी, जो ये लॉग ही लिखा आता है ना, हाँ ये जब कभी भी आपको एजुकेशन में लिखा दिखा तो इसके जगह इसका आंसर पुट करना 1. लॉग ही की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रख देना, तो e का पावर x इंटू 1 आंसर e का पावर x. समझा क्या? हाँ सर. तो बोलो e के पावर x के डेरिवेटिव फाइनली कितनी बची? सिर्फ e का पावर x, इसमें लॉग ही लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जानवी वो 1 बन जाता है और बाद में हट जाता है, समझे? तो e के पावर x की डेरिवेटिव e का पावर x. समझे? हाँ सर. अब मैं फाइनली 2 डेरिवेटिव लिखूंगा, उसको रट देना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। रिया आपको आंसरिंग करनी है, रिया बताओ n का पावर x की डेरिवेटिव सर nx log x. करेक्ट है, और e के पावर x की डेरिवेटिव, ex log e. और जो log e अगर हम लिख रहे हैं तो log e की वैल्यू कितनी है? 1. 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल याद रखो e के पावर x की डेरिवेटिव सिर्फ ex ही रहेंगी. बस और कुछ नहीं, तो ये सबसे इजी डेरिवेटिव e के पावर x की डेरिवेटिव e का पावर x, यानी जो क्वेश्चन है वही आंसर, समझा? हाँ सर. अभी अभी मैंने डेरिवेटिव के 3 फॉर्मूले पढ़ाया, 1, 2 और एक लॉग वाला, जो यहाँ बाजू में दोबारा लिख के दे रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ किसकी? लॉगरिथमिक फंक्शन, समझे? तो देखो यहाँ पे डी डी एक्स लिए लॉग एक्स, बोलो रिया डेरिवेटिव लॉग एक्स की log सर 1 by x. 1 बाय एक्स, जो अभी अभी हुई थी, तो एक ही। तो अब बताओ रिया लॉग एक्स की डेरिवेटिव एक फॉर्मूला और एक्सपोनेंशियल के 2 फॉर्मूले. दोनों तीनों टोटल मिला के दोनों, सर क्या? ये और वो दोनों गिनती मिला के कितने हो गए? 3. 3, और याद करो 18 फॉर्मूले हमारे हो चुकी है, हाँ सर. 18 और 3 21. पूरे 21 फॉर्मूले होते हैं डेरिवेटिव के, हाँ सर. और पूरे 21 डेरिवेटिव के फॉर्मूले खत्म हो गए, हाँ. समझे अस्मी? यस सर. हाँ सर. लग रहा है फॉर्मूले कोई बहुत ज्यादा है, अब भी नहीं. पूरे 21 फॉर्मूले लर्न हो चुके हैं, तो अब लर्न हो चुके हैं तो मैं
किसी एक सिंगल स्टूडेंट को पकड़ूंगा और पूरे 21 फॉर्मूले पूछूंगा और उसके लिए मैं परेशान करूंगा अस्मी को। अस्मी रेडी होगा। हाँ बस सर। रिलैक्स रहोगे, फिर कमजोर पकड़ेगा तो डरना नहीं। बस आखिरी चीज, बोर्ड पे ही ध्यान देके आंसर देने की पूरी कोशिश करना, कहीं पे भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। हाँ सर। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे दिया अस्मी कौन सा चीज हेडिंग में लिखा, सर फंक्शंस। ये सबसे पहले फंक्शंस के टाइप्स लिखने पड़ेंगे। ओके, हाँ तो कितने टाइप्स लिखा मैंने ब्रांच? सर 5। पहली कैटेगरी को हमने लिखे एल्जेब्रिक, दूसरी कैटेगरी लिखे ट्रिगोनोमेट्रिक, उसके बाद में फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक, लेकिन जब फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक लिखे तो उसके सामने एक्स्ट्रा एक वर्ड लगाए इनवर्स, ये हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। उसके बाद की कैटेगरी को हमने लिखे लॉगरिथमिक, कैटेगरी लिखे एक्सपोनेंशियल। तो क्या अस्मी हमने अभी लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल पढ़े, हाँ तो सुने हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक। हाँ ये सारे क्या है? अलजेब्रिक एक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये फंक्शन का शॉर्टकट सिंबल है एफएल। हाँ सर। कितने टाइप के फंक्शंस है? क्या सर? कितने टाइप के क्या है फंक्शंस? 5। हाँ एल्जेब्रिक फंक्शंस जो कैटेगरी है, ऐसे टोटल 5 कैटेगरी है। में एल्जेब्रिक फंक्शन कैटेगरी के अंदर में 6 फंक्शन देखने मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 देखने मिलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, एल्जेब्रिक में 6, ट्रिग्नोमेट्रिक में 6, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में 6, तो 6 6 6 18 हो गए। हाँ सर। लॉग का 1 और एक्सपोनेंशियल के 2, तो 18 और 2 20 और 1 21। हाँ सर। अच्छे से सर लॉग वाला 1/x ही है ना, मतलब हाँ, d/dx लॉग और फिर बिल्कुल सही 1। बोल रहे हो। हाँ सर, मेरे को वही आप याद नहीं आ रिलैक्स रहो। हाँ, अभी हम लोग सिस्टमैटिक लिखेंगे, पहले ना हम डेरिवेटिव नहीं लिखेंगे, पहले हम सिर्फ फंक्शन ही फंक्शन लिखेंगे। रहा। हाँ सर। तो एल्जेब्रिक फंक्शन अगर 6 है तो 6 हमें ढूंढना है कि वो 6 कौन थे। तो याद करो एल्जेब्रिक वाला सबसे पहला कौन था? सर xn, दूसरा 1/xn, के बाद सिंगल, x बी 1/x, बी फिर √x और k। के, तो हो गए पूरे 6। हाँ सर। तो हमको पहले से पता रहता है ट्रिग्नोमेट्रिक के कौन कौन सा नाम, पहला नाम पहले ही याद आता है, साइन। sin तो x, बोलो 6 साइन है, cos x, ये पैकेज में sec याद x, रखना, साइन कॉस। फिर ऐसे ही 2 का पैकेज है, sec cos x सेक एक्स और कोसेक एक्स, और फिर 2 का और पैकेज है। tan cot। बिल्कुल सही। जो आपने इस पैकेज के सीक्वेंस में लिखे ना, वही सीक्वेंस में दोबारा मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना। एक लिखूंगा साइन एक्स sin कॉस एक्स इनवर्स, पैकेज, बिल्कुल सर सही। sin ये जो इनवर्स साइन x है कॉस ना। एक्स वही पैकेज, बस उसमें हमको लगाना है -1, तभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बनेंगे जो आप बोल रहे हैं, बराबर। हाँ सर। सेक इनवर्स और एक कोसेक इनवर्स, आखिरी 2 बोलो। tan इनवर्स और cot इनवर्स। अच्छे से, हाँ सर। तो हम एक्स पे कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, हाँ log x। तो यहाँ पे लॉगरिथमिक पे एक्स पे हम लॉग लगाएंगे, इसलिए इसका नाम लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ एक्स पे अगर साइन कॉस टेन इन लोग लगते तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ एकदम इजी, अच्छा एक्स पे लॉग लगा इसीलिए लॉगरिथमिक फंक्शन, और लगा तो ये अलजेब्रा पैकेज इसलिए अलजेब्रिक फंक्शन। एक्स पे एक्चुअली होता क्या है अस्मी, एक्स पे एक फंक्शन लगता
एक फंक्शन लगता है, तो फंक्शन पूरे साइन कॉस लग रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक लग रहा है, माइनस वाले लग रहे तो इनवर्स लग रहे हैं, पावर लग रहा है तो अलजेब्रा लग रहा है, और लॉग लग रहा है तो लॉगरिथमिक फंक्शन। हाँ सर। तो वैसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये रहता है जिसमें नीचे रहता है कांस्टेंट और ऊपर चढ़ जाता है वेरिएबल। और अस्मी इसको पढ़ो तो क्या लिखा है, n का पावर, एक्स। अगर x नीचे लिखो n ऊपर बोलो तो क्या लिखेंगे, एक्स का पावर एन। क्या लिखा है देखो, एक्स का पावर एन। x का पावर n अलजेब्रिक फंक्शन है, हाँ। नीचे वेरिएबल और ऊपर कांस्टेंट, हाँ। नीचे वेरिएबल ऊपर फंक्शन। कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट, तो नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट तो अलजेब्रिक हाँ। फंक्शन, लेकिन कांस्टेंट नीचे और वेरिएबल ऊपर तो एक्सपोनेंशियल। हाँ। थोड़ी सी बारीकी ध्यान देना पड़ता है कि x का पावर 7 है कि 7 का पावर x का पावर 7 तो अलजेब्रा है, हाँ। लेकिन 7 का पावर x है तो वो एक्सपोनेंशियल। हाँ सर। नंबर के ऊपर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल है, और वेरिएबल के ऊपर नंबर है तो एल्जेब्रिक है। कई लोग परेशान होते हैं। इसको परेशानी से बचने का तरीका बताता हूँ। आप पहले दिन से ये पहला सबसे पढ़े थे x का पावर n, हाँ। और ये अलजेब्रा था, तो उल्टा जो है वो एक्सपोनेंशियल है। हाँ। x का पावर 7 अलजेब्रा है और 7 का पावर x एक्सपोनेंशियल है। खत्म हो गया, कोई टेंशन नहीं। इसमें। n की जगह कभी कभी e लिखा था क्योंकि ये स्टैंडर्ड नंबर है, ये बहुत मेन नंबर है जो डेरिवेटिव में इंपॉर्टेंट नंबर है e, इसलिए e सेपरेट करके लिए लिया जाता है, और इसके ऊपर वेरिएबल, और नीचे जो e है ना वो e एक फिक्स नंबर है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.718 ऐसा कुछ तो भी होती है, यानी एक फिक्स नंबर है वो e, वो नंबर है इसलिए वो भी कांस्टेंट है, और ऊपर में वेरिएबल तो चढ़ा हुआ है। समझे क्या अस्मी? हाँ सर। बताओ इतने पूरे में कहीं पे भी हमने अभी तक पूरे बोर्ड को देख लो छान के, कहीं पे भी डेरिवेटिव लिखा है नहीं। तो यहाँ डेरिवेटिव नहीं, यहाँ कहीं नहीं, यानी कहीं डेरिवेटिव नहीं। अभी पूरे बोर्ड पे सिर्फ भरे पड़े हैं फंक्शन। तो ये फंक्शंस के टाइप्स, और फंक्शंस के टाइप में ये जो वो सारे, और फंक्शन 6 ये हैं, ये हैं, ये 1 2 3 4 5 6, और ये है 1 और ये है 2। तो इस तरीके से फंक्शन है पूरे 18, 6 6 6 18, और 2 जोड़ो 20 और 1 21, इसीलिए लोग कहते हैं डेरिवेटिव के 21 फॉर्मूले। समझे इसमें डेरिवेटिव के 21 फॉर्मूले क्यों है? हाँ सर। फंक्शन है 21 और हमें 21 फॉर्मूलों की डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि डेरिवेटिव का मकसद ये है कि डेरिवेटिव निकालना किसकी है, डेरिवेटिव निकालना है ऑफ फंक्शन, फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना है, और ये सारे फंक्शन है इसलिए इनकी निकाली जाएंगी डेरिवेटिव। derivative of function. This is the 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 derivative of function. बराबर? हाँ सर। Derivative of function. तो ये DDX जो लिखते हैं, ये लिखने का मतलब है डेरिवेटिव निकाली जा रही है फंक्शन हो। समझे क्या कंसेप्ट? हाँ सर। अदरवाइज क्या होता है, सब कुछ एक साथ लिख देता है टीचर, तो स्टूडेंट को यही नहीं पता चलता कि क्या चीज को क्या बोलते हैं और क्या चीज क्या कर रहे हैं। इसलिए पहले मैंने पूरे फंक्शन जमा दिया, और अब फंक्शनों की डेरिवेटिव, तो इससे समझ में आता है कि एक्चुअली डेरिवेटिव हम जिसकी निकालते हैं वो फंक्शंस की निकालते हैं। समझे क्या इसमें? हाँ। अब ये फॉर्मूले तो इतने सारे होगा 21,
अब इसमें अपना टैलेंट देखना है कि अपने को कितने याद है और कितने याद नहीं है, बराबर। याद नहीं है तो बहुत टेंशन लेना नहीं, समझे? हाँ नहीं मैं पूरा सा स्टार्ट करें। लेकिन मैंने जैसा कोई एक स्टूडेंट को पकड़ लेता हूँ और उसके रिस्पेक्ट में आंसरिंग करते रहता हूँ, तो इसका मतलब ये मत सोचो कि मैं सिर्फ उस सिंगल से बात कर रहा हूँ। ये मैंने हमेशा सिखाया हूँ। हर कोई ये फील करना कि सर मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं और मैंने आंसर दिया, जो साथ में कलीग ने आंसर दिया उसका सही भी है या गलत है वो भी आपको दिख जाता है। इस तरह से ये रहा। असली टेंशन नहीं लेना, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान रखना, ठीक है? हाँ सर। देखो इसका x का पावर नंबर सर n x n minus 1. नेक्स्ट 1/x का पावर n सर minus n n upon x plus 1. सिंगल x 1 1/x minus 1 upon x. रूट x 1 upon 2 root x. कांस्टेंट 0. तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ और खुश हो जाओ कि अपन ने 6 फॉर्मूले अपने को पक्के हो गए, बराबर। हाँ सर। सर वो एक गलत बता दिया था, -1 upon x स्क्वायर था, मैंने x बताया। तो वो भी आपका कंफर्मेशन होगा, क्योंकि ऐसे समय पता समय और पक्कड़ हो जाता है, ठीक है? हाँ यहाँ पे sin x सर cos x और cos x, minus sin x. क्योंकि बोलते समय में ध्यान देना जिसके हम डेरिवेटिव ले रहे हैं अगर सी अल्फाबेट का है तो माइनस भी तो बोलना माइनस साइन लगेगा। हाँ है। x की डेरिवेटिव sec x plus tan x. अच्छा इंटू tan x. हाँ अरे ऐसा ही इनफैक्ट कोसेक में है, माइनस cosec x इंटू cot x. करेक्ट है। सिंगल tan x की डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. बस इतना ही। ऐसा ही इनफैक्ट अटका है लेकिन सी है, माइनस cos x स्क्वायर. समझा अच्छे से? हाँ फिर रिलैक्स हो जाओ, फिर मुझे 6 फॉर्मूले मैं एक सिंगल स्टूडेंट को पकड़ के पूरे क्यों पूछ रहा हूँ मालूम क्या? क्योंकि हर एक स्टूडेंट को अपना स्टेमिना बढ़ाना है, कि ऐसा नहीं कि 5 उसने बोल दिया 2 उसने तो अपन बाकी लोग रिलैक्स हो जाते। एक पे स्ट्रेस है मतलब उसी पे है मतलब उसको देखना है कि मैं एबल हूं या नहीं। इसका मतलब इसी वो नहीं चेक हो रहा है, जो भी स्टूडेंट क्लासेस कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट को दिमाग में रखना है कि मैं ही आंसर बता रहा हूँ, असमी कौन होती बताने वाली, मैं बता रही हूँ और मेरा आंसर सही है। कह रहे हैं हाँ असमी ने भी मेरे जैसी बताई है, सर भी बराबर मेरे जैसे चल रहे हैं। अपने आप को चेक करो कि क्या 21 फॉर्मूले में मैं एबल हूं या नहीं। अगर मैं बदलूंगा ना 6 पूछ के दूसरे से 6 तो दूसरा स्टूडेंट सोचता मेरे से पूछ लिया मैं रिलैक्स हो गया, तो फिर वो देखता भी नहीं, बोलता अरे बाकी से पूछ रहा मेरे को क्या। इसलिए ये सोचो कि सिंगल स्टूडेंट से पूरा पूछ रहा हूँ तो जिससे पूछ रहा हूँ उसको भी स्ट्रेस पूरा है और जिससे नहीं पूछ रहा हूँ वो भी ये सोचो कि मेरे से ही पूछ रहे हैं। समझे रिया बेटा और जानवी? यस सर। स्टार्ट। वन जगह है अपॉन तो रूट खाली करता हूँ कि कम जगह में लिखना। बोलो असली साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 माइ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. माइनस रूट वाले जितने भी हो सब माइनस, अच्छा हाँ सर रूट ठीक वाले है. जितने भी रहेंगे सब माइनस रहेंगे, क्योंकि टेन और कॉट वाला टी रहेगा। हाँ टी का सिंबल हमें प्लस के जैसे, हाँ सर. कॉट और टेन वाले ही प्लस रहेंगे, बाकी सारे माइनस रहेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स 1, अब कॉस इनवर्स एक्स बोलो। -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स रूट एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1. ऐसा ही कोसेक सिर्फ माइनस लगा के क्योंकि सी है। हाँ -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर
-1 एन इनवर्स 1 upon x plus 1 x square plus 1 और प्लस लिखे इसलिए इसको रूट में डालने की जरूरत नहीं। जितने माइनस वाले रहेंगे सारे रूट में। हाँ इसका आंसर सी है। -1 upon x square plus 1। तो ये हो गए ये 6 फॉर्मूले का पैकेज। अब आएंगे हाँ हम सर। आगे log x। तो ddx अब हमें किसकी लिखना है? log x की log x डेरिवेटिव। 1 बोलो। upon x नहीं 1 करेक्ट upon है, log 1 x। अपॉन x जो लिखा था वो लिख दो, खत्म। समझे? हाँ सर। अब इसको कैसे याद रखना? मान एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो n के पावर x की डेरिवेटिव nx into log n नहीं log x। नहीं n, ये जो नीचे का n रहेगा ना ये लिखे, ओ n। तो log के अंदर ये नंबर लिखे, खत्म। हाँ और ये तो सबसे इजी है, e के पावर x की डेरिवेटिव e का पावर x। x, और साथ में लिखेंगे तो log e लिखेंगे, log ही 1 रहता तो लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो e के पावर x की डेरिवेटिव सिर्फ e का पावर x। पूरे डेरिवेटिव के फॉर्मूले में सबसे इजी डेरिवेटिव e का पावर x है, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन है वही आंसर है, हाँ सर। कुछ बदलना ही नहीं। e पावर x बस। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होती है, लेकिन ये नंबर रहने से लॉग इन लगता है, लेकिन इसमें लॉग ही लगेगा और लॉग ही 1 होके खत्म हो जाता है। हाँ सर। समझ गया? रिलैक्स होके ये फील करके सोचो अस्मी कि क्या मुझे खुद को ऐसा फील करो, क्या 21 फॉर्मूले लर्न हुए हैं क्या? सर अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री तो हो गए, वो इनवर्स वाले में थोड़ी गड़बड़ होती है। जो भी गड़बड़ी होती है इसका सॉल्यूशन ये है कि टीचर अब सॉल्यूशन कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि टीचर ने अपने तरीके से समझाने का उसका वे रहता है। वो 10 बार भी बताएगा तो उसी वे में बताएगा, यानी अब 10 बार आपको काम करना है जो आपके तरफ से कमी है, ये इसका मतलब ये होता है। हाँ सर। ऑलरेडी जिस दिन मैंने इनवर्स के फॉर्मूले याद कराया था सिर्फ इनवर्स की कराया था, तो ऑलरेडी हाँ। वो रिकॉर्डिंग चालू करो, उसका बताने का इम्पैक्ट देखो और माइंड में स्टोर करो किस इम्पैक्ट में सर ने बताए थे, और फिर उसको 10 बार 20 बार लिख के देख लो, रिलैक्स हो जाओ। मैं कहीं देख के नहीं लिखता हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को लिख लिख के इतने रट गए कि मुझे जरूरत नहीं है। हाँ। इसका मतलब है राइटिंग प्रैक्टिस हमें पक्का करवा देती है, राइटिंग प्रैक्टिस मैथ्स में मस्ट होती है। मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं तो स्क्रीनशॉट देते जाता हूँ, उसके बाद आप लोग उस पर कितना वर्क करते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, समझे? हाँ सर। अभी इसको मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, इसमें क्या एक लोगों के पास डेरिवेटिव के फॉर्मूले मिल जाए, ठीक है? हाँ सर। ये रहे डेरिवेटिव के पूरे 21 फॉर्मूले का मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ इसमें, इसलिए मैं लीव किया हूँ और पूरा एक ही बार में पूरी अच्छी आ जाए आपके पास। आई स्क्रीनशॉट हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। पूरा कवर हुआ है, देखो स्क्रीनशॉट में। हाँ सर। ये आपके पास क्या हो गया? जितने दिन से जितने डेरिवेटिव के फॉर्मूले धीरे धीरे करके पढ़ा है, अब वो पूरे एक ही जगह में एक साथ आ गए आप लोगों को। ये जो डेरिवेटिव हमने क्या पढ़े और ये कितने के टोटल मिला? तो इसमें टोटल फॉर्मूले कितने थे डेरिवेटिव के? सर 21। 21। तो यही है वो 21 फॉर्मूले, इसमें हेडिंग में लिख के दे रहा हूँ बड़े अक्षरों में 21, सबसे बड़े अक्षरों में, ताकि दिमाग में बैठ जाए कि ये 21 फॉर्मूले हैं, समझे? मैं दो तरफ 21 लिख दिया हूँ बोर्ड पे,
और बड़े अक्षर में लिख के उसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, ताकि दिमाग में फील रहा है कि 21 हमें लर्न करना है, मतलब करना है। इसमें कुछ कमी है तो हमें डेरिवेटिव पूरी नहीं आएंगी, इतना याद रखना। और ये अच्छे से आ गया तो डेरिवेटिव का 50% मजबूत होगा सवाल। बचा 50% जो मैं 3-4 क्लास में दूंगा उसमें हो जाएगा, और बाकी वीडियोस तो पूरे आपको भेज दिए गए हैं, तो वो जितने जल्दी उसको कवर अप करके रख लो, क्योंकि मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, बार बार कह रहा हूँ डेरिवेटिव लूप होल्स हुआ तो आप लोग बहुत परेशानी में चले जाएंगे। इस मजबूत डेरिवेटिव को पूरा बेस में इस वीडियोस पूरे लाइन से मैं भेजती हूँ, इसको सेव करके रखो। ये भी जो है इसको भी सेव कर लो, इसमें आपको याद रहेगा कि मैंने कैसे की रूल्स क्या थे। तो डेरिवेटिव की रूल्स तो हमारे पढ़ के हो चुके, हम जानते भी हैं। तो उन्हीं रूल्स को, जिन रूल्स को आपने अभी तक पढ़ चुके हो, इसमें कोई नए रूल ऐड नहीं करना, कुछ भी रूल नहीं ऐड करना है। जो पुराने रूल्स है उसी को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। तो पुराने रूल्स कितने हैं? रूल्स है 8, और वो कितने गए हैं? रूल नंबर 1 पहला एडिशन रूल है। सेकंड रूल में एक फंक्शन और एक अनदर फंक्शन एडिशन में, दूसरे में एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन सब्सट्रैक्शन में, एक कांस्टेंट के साथ फंक्शन इनटू में, या कांस्टेंट के साथ जो फंक्शन इनटू में है, तो एक फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट है और एक फंक्शन के साथ एक और कांस्टेंट इनटू में है, लाइक दिस। और इसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे निकालनी है डेरिवेटिव। ये रहे फंक्शंस 1 एंड 2, और इनके साथ निकालना है कांस्टेंट इनटू में और अगेन कांस्टेंट इनटू में, लाइक दिस। कि हमें निकालनी है डेरिवेटिव। दिस इज द एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, देन अगेन डेरिवेटिव निकालना है, देन अगेन डेरिवेटिव एंड देन अगेन डेरिवेटिव। इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू। अब ये जो डेरिवेटिव जिसकी निकालना है, जब यहाँ से डेरिवेटिव अंदर इंट्रोड्यूस होती है, अंदर, तो अंदर यहाँ डेरिवेटिव अंदर जाने के बाद ऐसा इम्पैक्ट करती है। तो एडिशन पे जब डेरिवेटिव लगती है तो दोनों पे अलग लगती है, बीच में प्लस रह जाता है। तो लाइक दिस, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन पे भी लगती है और डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन पे लगती है, बीच में प्लस रह जाता है। फिर डेरिवेटिव आगे बढ़ती है, तो डेरिवेटिव यहाँ फर्स्ट फंक्शन पे लगती है और डेरिवेटिव यहाँ सेकंड फंक्शन पे लगती है, बीच में माइनस रह जाता है। और डेरिवेटिव अंतर गई तो यहाँ कांस्टेंट है ना इनटू में, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है, लाइक दिस। तो ये रहता है ddx ऑफ एफ ऑफ एक्स। कांस्टेंट यहाँ से बाहर निकल जाता है, ddx फंक्शन पे लगता है। क्या, तो ddx अंदर जाएगा कांस्टेंट इनटू में, तो पहले k1 बाहर निकलेगा और ddx का इम्पैक्ट पहले फंक्शन पे काम करेगा, फिर आगे बढ़ेगा तो सब प्लस दिखेगा, तो प्लस रह जाएंगे। और ddx आगे बढ़ेगा, कांस्टेंट फिर से इनटू में, तो फिर से वो कॉमन होगा, क्योंकि कांस्टेंट जो इनटू में रहता है वो जीरो नहीं होता है, बल्कि वो कॉमन हो जाता है। तो सर आपने तो कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो सिखाया है, कांस्टेंट अकेला रहता है तो, जैसा ये कांस्टेंट डेरिवेटिव से अकेला टकरा रहा है तो जीरो होगा। लेकिन अगर वो कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ इनटू में है तो जीरो में से बच जाता है, बल्कि वो ऐसा बाहर निकल जाएगा। इनटू इनटू में है तो बाहर निकल जाएगा, और ddx का असर f2 पे है। क्या आवाज आ रही है बेटा? माइनस है तो माइनस, k2 इनटू में बाहर निकल जाएगा, और ddx का असर f2 है। समझा रिया बेटा पूरा? हाँ सर। अकॉर्डिंगली मैं 5 ही न्यूमेरिकल, 5 न्यूमेरिकल मैं लेके आप लोगों को बहुत सारे दी, ठीक है? तो इसमें 5 न्यूमेरिकल में मैं 5 फंक्शंस वो लूंगा जो हमने आज पढ़े। हमने एक्सपोनेंशियल हुए 3 पढ़े, एक्सपोनेंशियल पढ़े 2, उसमें एक लॉगरिथमिक पढ़े, तो उनको यहाँ हम आजू बाजू लाते।
और पुराने जो थे उनको भी यूज कर लेंगे ताकि सारी प्रैक्टिस होती चले। बस ये 3 के 5 क्वेश्चन 5 रूल पे हैं, बहुत सारे आपको होमवर्क है, ठीक है। जानवी आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। जानवी एल्जेब्रिक के 6 हैं, 6 में से कोई भी एक बोलो एल्जेब्रिक का। सर रूट एक्स। ये नहीं बोलिए। और आज हमने एक लॉगरिथमिक पढ़े और एक्सपोनेंशियल, तो बोलो लॉग लेना है कि एक्सपोनेंशियल लेना है? सर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो है उसमें का कोई एक लेंगे तो कैसा होता है, नंबर का पावर x ऐसा रहता है। हाँ अब बताओ नंबर में n रहने दो कि n की जगह कोई नंबर चाहते हो आप? सर नंबर ले लो। बताओ नंबर भी, कोई भी। सर 12। 12, तो ये हो गया 12 का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, समझे। बीच में सेंटर में प्लस डाल दिए, बन गया प्रॉब्लम। समझे प्रॉब्लम कैसे बनता है? हाँ सर। तो लेना है हमें इसकी डेरिवेटिव। तो चलो बताओ जानवी, ddx अंदर जाएंगी, पहले किस पे अप्लाई होंगी? रूट एक्स पे। और फिर ddx अंदर जाएंगी, किस पे अप्लाई होंगी? 12x। डाउट? नो सर। अब बताओ रूट एक्स की डेरिवेटिव आपको याद है तो आप बता पाओगे। अपॉन 2 रूट एक्स। बिल्कुल सही बताया आपने। और बोलो ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल बोलना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन है वही आंसर। हाँ सर। और फिर साथ में लॉग क्या लिखोगे बोलो? 12। बिल्कुल सही बताया आपने, सेंटर का प्लस सेंटर में देखो। हाँ सर। समझे प्रॉब्लम बनते कैसे? हाँ खत्म। तो नाउ नेक्स्ट, रिया कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलो। साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक में से कोई भी एक बोल दो। सर 10x। 10x एंड देन आफ्टर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में से कौन सा लेना है? भाई आवाज सर लॉगरिथम। तो यहाँ लिखेंगे log x, सेंटर में साइन लेना है तो हम ले लेते हैं इस बार माइनस और लिखते हैं इसकी डेरिवेटिव। समझे रिया प्रॉब्लम कैसे बनता है? हाँ सर। ddx अंदर जाएगा, पहले किस पे अप्लाई होगा? 10x पे। और यहाँ ddx दूसरा जाएगा, किस पे अप्लाई होगा? log x में, बीच में माइनस। ddx यहाँ फर्स्ट पे भी लगा, ddx यहाँ सेकंड पे भी। 10x सिंगल 10x की डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एक्स। पता, और log x की डेरिवेटिव 1/x। सेंटर में। समझे रिया प्रॉब्लम अच्छे से? एक क्वेश्चन से ले लेता हूँ, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसके बाद कोई भी नंबर इनटू में रख दूंगा, 7 इनटू में रख दिया और लेना है हमको इसकी डेरिवेटिव। तो 7 कांस्टेंट है तो 7 बाहर आ जाएगा और ddx में अंदर रहेगा log x, और log x की डेरिवेटिव 1/x। 7 अपनी जगह, दिस इज द आंसर। कोई डाउट? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अस्मी आप बताओ, अस्मी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक में से कौन सा फंक्शन लेना है? सर लॉग वाले में तो एक ही है, लॉग अपॉन लॉग और एक्स। log x ले लिए, log और x नहीं, log x बोलना उसको। हाँ लॉग एक्स और ई एक्स सर। एक्सपोनेंशियल में से कौन सा चाहिए आपको? e ई का पावर x में और एक है नंबर का पावर x। ई का पावर एक्स। तो मैं तो अब इसके साथ एक आध नंबर चूज कर, 7 और इसके सामने एक नंबर 4। करने साइड प्लस, तो बन गया प्रॉब्लम। और इसके निकालने बोलेंगे डेरिवेटिव। समझे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? हाँ सर। dx अंदर जाएगा, इंपैक्ट करेगा तो 7 इंटू में बाहर, तो ddx का इंपैक्ट इस पे लगेगा log x पे। यहाँ 4 लॉग बाहर, ddx का इंपैक्ट e का पावर x। अब आपको आंसरिंग करनी है यहाँ की। log x की डेरिवेटिव सर 7
into log x. log x 1 अच्छा by अच्छा x अच्छा अच्छा, हाँ 1/x और फिर ex का ex. ex, तो इनके डेरिवेटिव के आंसर आ गए। बाकी कॉपी मारना पड़ेगा, 7 यहाँ इसलिए लिखना पड़ेगा, 4 यहाँ कॉपी करना पड़ेगा, प्लस यहाँ लिखना पड़ेगा। कोई डाउट है हाँ तो सर, पूछो। नहीं सर. इस तरह के आंसर करेंगे, समझे। रियल रियल एक्सपोनेंशियल में से कौन सा फंक्शन लूं या लॉगरिथमिक में से, दोनों में से कोई एक। सर एक्सपोनेंशियल। जाने थोड़ा बड़ा एक्सपोनेंशियल में x तो ऊपर रहेगा, ये पक्का है क्योंकि वेरिएबल ऊपर चाहिए। नीचे नंबर में e लेना है या कोई नंबर ले लेना है। सर 5। भाई तो ये बता एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब यहाँ इनवर्स वाले जो है ना, उनमें से कोई एक इनवर्स फंक्शन ले लो। हाँ सर। इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ले लो बेटा कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ सर, सर sec square x। इससे स्क्वायर x नहीं, वो तो डेरिवेटिव का आंसर होता है। सर sec -1x, sec इनवर्स x। फंक्शन लेके अब सामने में नंबर लेना है, नंबर यहाँ ले लिए 8, यहाँ ले लिए 7, बीच में माइनस, बन गया क्वेश्चन। हाँ। ddx अंदर जाएंगे तो 8 इंटू है तो बाहर निकल जाएगा, ddx का असर किस पे आएगा, 5 का पावर x माइनस रहेगा तो 7 इंटू ddx का इम्पैक्ट सेक इनवर्स x पे। ये हमने जो लगाया ये क्या था, डेरिवेटिव का रूल। रूल। अब लगाओ फॉर्मूला, बोलो इसकी डेरिवेटिव इसकी i के पावर x की डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल की सर 5x x और log 5। समझे, इसकी डेरिवेटिव क्या आ गई। हाँ सर। अब इसकी बता दो, सेक इनवर्स x की डेरिवेटिव 1/x रूट x स्क्वायर -1। अब सामने में 7 लिख दो, माइनस हाँ 8 लिख दो, ये हो गया आंसर। हाँ। समझ गए अच्छे से क्वेश्चन कैसे बनते बेटा। यस सर। कोई डाउट है, समझा। हाँ, जितना ये बता करके हो गया उसके अकॉर्डिंग ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, ddx में मैं दो फंक्शन एडिशन में डाल दूंगा, एक ले लिए 7 का पावर x और एक ले लिए 9 का पावर x बीच में प्लस। दूसरे में ddx में एक e का पावर x, दूसरे में माइनस log x। तीसरा क्वेश्चन ddx में log x के साथ 5 इंटू में आ गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में ddx 5 साइन इनवर्स x प्लस 8 log x, ऐसा क्वेश्चन आ गया। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 में कराया ना, 5 ही होमवर्क। 9 और यहाँ आ गया 10x माइनस 7 और यहाँ रहेगा 2 रेज़ टू पावर x। कर सकोगे रिया। हाँ सर। और 5 दे दूं क्या, 10 दे दूं क्या, 10 तो चली हाँ जाए। सर दे दीजिए। ये हो गया 6 7 8 9 10, ऐसे ही रहेंगे सेम। एडिशन का दे दूंगा एक, उसमें रहेगा साइन x माइनस प्लस 2 5 रेज़ टू पावर x। एक रहेगा ddx ऑफ 3 रेज़ टू पावर x माइनस 10 इनवर्स x ddx 4 रेज़ टू पावर x ब्रैकेट ओपन क्लोज और सामने में लिखा रहेगा 5 अलग से अलग इंटू में, ऐसा ddx 9 log x माइनस 7 e पावर x।
लास्ट 10th ddx ऑफ 4 log x माइनस 8 और अंदर में रहेगा 5 का पावर x। हो जाएंगे रिया सॉल्व? दिक्कत जाएंगी रिया? अस्मी हो जाएंगे सवाल? हाँ सर। जानवी आप लोग कर लेना ये होमवर्क। यहाँ पे ये वाली क्लास हम रोक रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोगों की 5 मिनट्स बाद स्टार्ट करते हैं। वो केमिस्ट्री की रहेगी, फिजिक्स नहीं रहेगा, ठीक है? आप इसमें रिलैक्स हो सकते हैं। अच्छा, एक जरूरी बात करने की टाइमिंग को लेकर के, टाइमिंग में मॉर्निंग के तरफ शिफ्ट करने का चल रहा है मेरा, समझे रिया? सर कितने बजे? मॉर्निंग क्लास का टाइमिंग रहेगा 8:30 से करीब स्टार्ट होगा और कंटिन्यू रहेगा। तो 8:30 से 12:30 इसमें चारों क्लास हो जाएगी। सर रेगुलर? हाँ, ऑलरेडी अभी भी रेगुलर ही रहती है ना। तो 8:30 to 9:30 मैं आपको टाइमिंग देता हूँ बोर्ड का। हाँ सर। पहले मॉर्निंग 8:30 से 9:30 जो पहली क्लास रहेगी वो रहेंगे मॉर्निंग में केमिस्ट्री, ठीक है? 9:30 to 10:30 आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी फिजिक्स की, ठीक है? फिर रहेंगी 10:30 to 11:30 जो आपकी क्लास रहेंगी मैथ्स की, और उसके बाद फिर 11:30 to 12:30 आप लोगों की क्लास रहेंगी लास्ट क्लास, दैट इज बायोलॉजी, यानी आप 12:30 तक फ्री हो जाओगे। आप समझे? और इसमें भी एक ऑप्शन है कि बायोलॉजी आप आखिरी में करने की जगह अगर आप इससे भी पहले मॉर्निंग में करना चाहते तो आप कर सकते। यहाँ पे मतलब दूसरा ऑप्शन रहेगा बायोलॉजी का, या तो आप 7:30 से 8:30 में बायोलॉजी पढ़ो। आप समझे क्या? बढ़िया समझे? यानी बायोलॉजी या तो पहले पढ़ लो या तो बाद में, लेकिन 8:30 से 11:30 ये 3 आवर्स पैकेज रहेगा। हाँ सर। चलेगा ना? हाँ सर चलेगा। और इसमें आप बायोलॉजी कौन सा प्रेफर करना चाहोगे, 11:30 से 12:30 या 7:30 से 8:30? सर 7:30 वाला भी चलेगा। ठीक है, तो आपकी तरफ से दोनों है, जो बेटर रहेगा मैं हमको डिसीजन लेकर के उसके अकॉर्डिंगली कोई एक फाइनल कर देंगे, ठीक है? हाँ सर। लेकिन ये ऐसे ही रहेगा और ये कल से फॉलो होगा। कल मॉर्निंग में पहली क्लास 8:30 to 9:30 केमिस्ट्री रहेगी, देन आफ्टर 9:30 to 10:30 और 10:30 to 11:30, ठीक है? ओके में क्या होगा कि आप 12 बजे के अंदर पूरा फ्री हो जाओगे, इधर आफ्टरनून नहीं जाएगा आप लोगों का, ठीक है? अस्मी चलेगा नहीं हाँ टाइमिंग? हाँ सर। कल से ही फॉलो होने वाला है, ठीक है? अभी आप रिलैक्स हो सकते हो, एक थोड़ी सी क्लास नेक्स्ट क्लास रहेंगी केमिस्ट्री की, बाकी आज जल्दी फ्री कर दूंगा। बाय बेटा।